नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम आपको करवाने वाले हैं जून 2026 की वीकली करंट अफेयर्स, जो 22 से 30 जून के बीच के आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, उनके एमसीक्यू और डिटेल्स आप आज देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी बैच और आपका लोअर पीसीएस बैच में ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। एएचसी बैच में भी ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये सेशन। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बेहतरीन नोट्स पाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करिए और हमारे साथ जुड़िए। अभी हाल में जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पेपर हुआ है, बच्चों ने मैसेज किया है कि बहुत सारा कंटेंट जो है हमारा उनके काम आया और बहुत सारे प्रश्न हमारे कंटेंट से उनके देखने को मिले हैं। तो आप भी अगर ये लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड का भी बैच हमारे पास चल रहा है, तो उसका भी कंटेंट हम आपको रेगुलर उपलब्ध कराएंगे। तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर मैसेज करिए और पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो जून 2026 के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, महेश दीक्षित को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख नियुक्त किया है। इस महत्वपूर्ण पद पर महेश दीक्षित तपन कुमार डेका का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की सबसे पुरानी और मुख्य आंतरिक खुफिया एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। यह एजेंसी सीधे तौर पर भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि किस देश में मोंगला बंदरगाह के पास एक आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपने मोंगला बंदरगाह के पास एक आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए चीन के साथ महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बांग्लादेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण वेजा ने मोंगला बंदरगाह के निकट लगभग 110 एकड़ भूमि पर इस आर्थिक क्षेत्र को विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके निर्माण के लिए चीनी सरकारी कंपनी चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के साथ आधिकारिक समझौता किया गया है। ये कदम दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के विकास के बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगा, लेकिन भारत के लिए थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि चीन अब भारत के बिल्कुल बगल में आकर बैठ जाएगा और ये बंगाल की खाड़ी के लिए, जो भारत का जहां पर प्रभुत्व है, उसके लिए थोड़ा खतरे की बात है। और सबसे चिंता की बात यह है कि ये पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था मोगला बंदरगाह का, पहले एक भारतीय कंपनी को मिलने वाला था, लेकिन उसे रद्द करके नई बांग्लादेश सरकार ने ये चीनी कंपनी को दे दिया है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है आपका सेशल्स। सेशल्स ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया है। पीएम मोदी को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार सेशल्स और भारत के बीच समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने को और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। सेशल्स के वर्तमान राष्ट्रपति वावेल राम कलावन है, जिन्होंने यह सम्मान प्रदान करने की आधिकारिक घोषणा की है। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है और यहां की आधिकारिक मुद्रा सेशोलाइस रुपया है। अगला प्रश्न है आपका कि जुलाई 2026 में भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन डी, एथन वाज। गोवा के रहने वाले युवा शतरंज खिलाड़ी एथन वाज जुलाई 2026 में भारत के 96 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। वे अपनी शानदार खेल रणनीति और निरंतर सफलता के कारण ये ऐतिहासिक खिताब हासिल करने में सफल रहे। अन्य समकालीन ग्रैंड मास्टर्स में भारत के 95th जो हैं 95वें अरोन्यक घोष हैं, जो पश्चिम बंगाल के हैं, और वहीं भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर का खिताब हर्षवर्धन JB तमिलनाडु ने हासिल किया है। अगला प्रश्न है आपका कि टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग्स 2026 में जेंडर इक्वलिटी में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? लैंगिक समानता में शीर्ष स्थान किस भारतीय संस्थान ने हासिल किया, यह पूछा गया है। और सही उत्तर है आपका मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन।
मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने लैंगिक समानता एसडीजी 5 श्रेणी में वैश्विक स्तर पर पहला स्थान प्राप्त कर भारत का मान बढ़ाया है। यह रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इंपैक्ट रेटिंग्स 2026 द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सैबल चट्टोपाध्याय। जून 2026 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर चट्टोपाध्याय इससे पूर्व भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता के प्रतिष्ठित निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को आधिकारिक मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में 15 देशों ने अवैध मछली पकड़ने को रोकने के लिए कौन सा घोषणा पत्र अपनाया है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, मोमबासा घोषणा पत्र। जून 2026 में दुनिया के 15 देशों ने एकजुट होकर समुद्र की सुरक्षा के लिए एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे मोमबासा घोषणा पत्र नाम दिया गया। इस महत्वपूर्ण समझौते का एकमात्र मकसद समुद्र में बिना अनुमति और गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ने की गतिविधियों को पूरी तरह से बंद करना। अवैध मछली पकड़ने से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान पहुंचता है, अतः यह घोषणा पत्र समुद्री जीवों की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कदम से समुद्र पर निर्भर रहने वाले छोटे और गरीब मछुआरों को उनके आजीविका का हक भी सुरक्षित रूप से मिल सकेगा। अगला प्रश्न है आपका कि भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन से बने हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जैनेंद्र के जैन। प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार हासिल करने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक बने हैं। उन्हें यह सर्वोच्च सम्मान कंपोजिट फर्मियंस की उनकी क्रांतिकारी खोज के लिए दिया गया है। उनकी इस खोज ने क्वांटम भौतिकी की समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। वुल्फ पुरस्कार को विज्ञान की दुनिया में नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। प्रोफेसर जैनेंद्र जैन का जन्म भारत के राजस्थान राज्य में हुआ था और यह पुरस्कार उन्हें यरूशलेम, इजराइल में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में किस भारतीय को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज के पद पर नियुक्त किया गया है? और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, प्रोफेसर बिमल एन पटेल। भारत के प्रोफेसर डॉक्टर बिमल एन पटेल को समुद्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मामलों की शीर्ष अदालत में जज चुना गया है। यह ट्रिब्यूनल विभिन्न देशों के बीच समुद्री विवादों को सुलझाने का कार्य करता है। इटलॉस का मुख्यालय हैम्बर्ग, जर्मनी में स्थित है। प्रोफेसर पटेल की इस प्रतिष्ठित नियुक्ति से अंतर्राष्ट्रीय मंचों और समुद्री कानूनों के निर्धारण में भारत का प्रभाव और भी मजबूत होगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन शुरू होगा? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, मंगोलिया। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 मुख्य रूप से भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच आयोजित किया जा रहा है। यह एक बड़ा बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना सैन्य अभ्यास है जिसमें कई अन्य देशों की सेनाएं भी हिस्सा लेती हैं। इसका मुख्य लक्ष्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना, शांति अभियानों के लिए कौशल साझा करना और सैन्य तालमेल को मजबूत करना है। यह सैन्य अभ्यास प्रतिवर्ष मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर के पास आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में किस राज्य की ऐतिहासिक कादियां ब्यास रेलवे लाइन परियोजना को लगभग 100 साल बाद फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब राज्य की अत्यंत ऐतिहासिक कदिया ब्यास रेलवे लाइन परियोजना को लगभग 100 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह रेलवे लाइन लगभग 40 किलोमीटर सटीक 39.68 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन होगी। यह महत्वपूर्ण रेलवे लाइन गुरदासपुर जिले के कंदिया को अमृतसर जिले के ऐतिहासिक शहर ब्यास से जोड़ेगी। इस परियोजना को गति देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1400 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते दबाव को कम करने के लिए कितने नए नमो शहर विकसित करने की मंजूरी दी है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 4। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आबादी और संसाधनों पर दबाव कम करने के लिए कुल 4 नए नमो शहर विकसित करने की मंजूरी दी है। ये 4 नए ग्रीनफील्ड शहर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक एक करके बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा इन अत्याधुनिक शहरों के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए की भारी सहायता की राशि प्रदान की जाएगी। इन शहरों को सीधे रैपिड रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को मात्र 30 मिनट के भीतर एनसीआर से तीव्र कनेक्टिविटी मिल सके। अगला प्रश्न है आपका कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में कौन सा संस्थान शीर्ष भारतीय संस्थान रहा है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन आईआईटी दिल्ली। प्रतिष्ठित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारतीय औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली देश का शीर्ष संस्थान बनकर उभरा है। आईआईटी दिल्ली ने वैश्विक स्तर पर इस रैंकिंग में 118वीं रैंक हासिल की है, जो भारत के लिए गर्व का विषय है। भारत के शीर्ष 3 संस्थानों का क्रम इस प्रकार है: आईआईटी दिल्ली 118वीं रैंक, आईआईटी बॉम्बे 134वीं रैंक और आईआईटी मद्रास 170वीं रैंक। अभी भी हमें यूनिवर्सिटी के मामले में रैंक सुधारने की आवश्यकता है। यह पहली बार हुआ है जब भारत के 3 संस्थानों ने एक साथ दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की विशिष्ट सूची में जगह बनाई है। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में लद्दाख के उपराज्यपाल एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य रूप से किस जीव के संरक्षण के लिए शान कंजर्वेशन सोसाइटी के गठन की मंजूरी दी है? और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए हिम तेंदुआ। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जून 2026 में वन्य जीवों की विशेष सुरक्षा के लिए अपनी तरह की पहली शान कंजर्वेशन सोसाइटी का गठन करने की मंजूरी दी। शान का पूर्ण रूप है स्नो लाइपॉड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर। लद्दाख के विभिन्न स्थानीय भाषा में हिम तेंदुए शान ही कहा जाता है। हिम तेंदुआ वर्तमान में लद्दाख का आधिकारिक राजकीय पशु भी है। इस सोसाइटी का मुख्य काम लद्दाख के अत्यंत ठंडे रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना, हिम तेंदुओं को वैज्ञानिक संरक्षण करना और मानव वन्य जीव संघर्ष को न्यूनतम करना है। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में महिला घरेलू क्रिकेट के अंडर 19 वनडे टूर्नामेंट में 13 शतक जड़कर इतिहास रचने वाली अक्षरा गुप्ता का संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार की प्रतिभावान युवा महिला क्रिकेटर अक्षरा गुप्ता ने बीसीसीआई के अंडर 19 महिला वनडे टूर्नामेंट में 13 शतक लगाकर एक नया इतिहास रच दिया। उनकी इस अविश्वसनीय पारी ने क्रिकेट जगत में खूब सुर्खियां बटोरी हैं और वे बिहार की उभरती हुई खेल प्रतिभा बन गई हैं। अक्षरा गुप्ता का यह विशाल स्कोर भारतीय महिला घरेलू क्रिकेट के पूरे इतिहास में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बन गया है। अगला प्रश्न है आपका कि कैग की राज्य वित्त 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्यों ने 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित जीएसडीपी बेंचमार्क के 3% से अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी 18। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की ताजा रिपोर्ट राज्य वित्त 2024-25 के अनुसार देश के 28 राज्यों में से कुल 18 राज्यों ने चिंताजनक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इन 18 राज्यों ने वित्त वर्ष 2024-25 में 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 3% राजकोषीय घाटे की सीमा को पार कर लिया है। राज्यों में मेघालय की स्थिति सबसे अधिक खराब रही, जिसने 8.69% का सर्वाधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया। मेघालय के बाद इस सूची में नागालैंड 6.14% और सिक्किम 5.59% का स्थान रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। यह नया डिजिटल पोर्टल भारत में उत्पादित होने वाली ग्रीन हाइड्रोजन की उच्च गुणवत्ता और उनके मानकों को प्रमाणित करने के लिए शुरू किया गया है। इसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एक बड़े नीतिगत और तकनीकी कदम के रूप में पेश किया गया है। यह पोर्टल भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कार्य करेगा, जिसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। इससे ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में पारदर्शिता आएगी और उत्पादकों की विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने में
भारी मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में मूल्य समर्थन योजना के तहत एमएसपी पर दलहन एवं तिलहन की सबसे बड़ी खरीद किस राज्य के लिए स्वीकृत की गई है? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जून 2026 में कुल 4 राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद की मंजूरी दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत इस दलहन व तिलहन फसल खरीद का कुल एमएसपी मूल्य 1490 करोड़ से भी अधिक निर्धारित किया गया है। अन्य 3 राज्यों की बात करें तो गुजरात 160 करोड़ की मूंग, हरियाणा 18 करोड़ की मूंग और तमिलनाडु 8.68 करोड़ की मूंग को भी इस योजना में खरीद की आधिकारिक मंजूरी मिली है। ये कदम किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में बहुत अहम है। अगला प्रश्न है आपका कि 14वां मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, भारत। प्रतिष्ठित 14वें मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 सौंदर्य प्रतियोगिता का मेजबान देश भारत होगा। इस भव्य आयोजन का समय अक्टूबर 2026 निर्धारित किया गया है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के प्रमुख मेजबान शहर नई दिल्ली, आगरा और जयपुर होंगे, जो भारत की संस्कृति को भी प्रदर्शित करेंगे। इस बड़ी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व मिस ग्रैंड इंडिया 2026 की विजेता लक्षिता थिलागराज द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जून को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में संघर्ष, युद्ध और उत्पीड़न के कारण अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए शरणार्थियों के अदम्य साहस, शक्ति और दृढ़ संकल्प के सम्मान के लिए समर्पित है। वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की आधिकारिक थीम अनटिल एवरीवन इज सेफ रखी गई है। गौरतलब है कि इस साल 1951 के ऐतिहासिक शरणार्थी कन्वेंशन की 75वीं वर्षगांठ भी पूरी हुई है। अगला प्रश्न है आपका कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं विवेक अग्रवाल। विवेक अग्रवाल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद संभालने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं, जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। FATF एक प्रमुख अंतर सरकारी संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में G7 देशों की पहल पर पेरिस, फ्रांस में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकना है। FATF का सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुख्यालय में ही स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 70वां। विश्व आर्थिक मंच की नवीनतम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 रिपोर्ट में भारत में 70वें स्थान पर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 पायदान का अच्छा सुधार दर्शाता है। इस वैश्विक सूचकांक में स्वीडन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले स्थान पर कब्जा किया है, जिसके बाद दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। भारत की इस सकारात्मक प्रगति का मुख्य कारण ऊर्जा बुनियादी ढांचे में विकास, समानता, पर्यावरणीय स्थिरता और वित्तीय निवेश पर सुधार को माना गया है। इस इंडेक्स को विश्व आर्थिक मंच द्वारा एक्सचेंजर के सहयोग से तैयार किया जाता है, जो दुनिया के 120 देशों के ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन का सूक्ष्म मूल्यांकन करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय मूल के भौतिक विज्ञानी जैनेंद्र के जैन को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित बुल्ब पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, संघनित पदार्थ भौतिकी के लिए। प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन, जो राजस्थान में जन्मे हैं, ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के पहले भौतिक विज्ञानी बन गए हैं। बुल्ब पुरस्कार इजराइल द्वारा प्रदान किया जाता है और इसे नोबेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा वैज्ञानिक सम्मान माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर स्वदेशी रूप से निर्मित किन 3 नौसैनिक जहाजों को एक साथ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो सही उत्तर है आपका INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2026 को कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर
आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय, इन तीनों जहाजों को भारतीय नौसेना में शामिल किया है। यह नौसेना के इतिहास में पहली बार हुआ जब एक ही दिन में 3 अलग अलग श्रेणियों की पूर्णतः स्वदेशी जहाज देश को समर्पित किए गए हैं। यह कदम भारत की आत्मनिर्भर भारत और समुद्री सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी छलांग माना जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026 रिपोर्ट के अनुसार जलीय जीवों के उत्पादन में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी दूसरा। खाद्य और कृषि संगठन FAO की सोफिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत कुल जलीय जीवों के उत्पादन 9% हिस्सेदारी और एक्वा कल्चर 12% हिस्सेदारी दोनों ही क्षेत्र में चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है। वहीं नदियों और मीठे पानी से होने वाले अंतर्देशीय मत्स्य पालन में भारत 2.2 मिलियन टन के शानदार उत्पादन के साथ पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश का स्थान दूसरा है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक मत्स्य उत्पादन 235 मिलियन टन के एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। इस वर्ष की रिपोर्ट की थीम है ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन टर्निंग विजन इनटू इम्पैक्ट रखी गई है। जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त रूप से किस राज्य में भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला रखी है? तो सही उत्तर है आपका ओडिशा। 20 जून 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उड़ीसा के झारसुगुड़ा लखनपुर में इस ऐतिहासिक परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 25,016 करोड़ है, जिसका निर्माण कोल इंडिया और भेल के संयुक्त उद्यम BCGCL द्वारा तैयार किया गया है। यह भेल की स्वदेशी PFBG तकनीकी का उपयोग करेगी, जिससे सालाना 6.6 लाख टन अमोनियम नाइट्रेट का विशाल उत्पादन होगा। इससे भारत की आयात निर्भरता खत्म होगी और देश की सालाना 3,000 करोड़ की यानी कि 36 करोड़ डॉलर की मूल्यवान विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। अगला प्रश्न है आपका कि 21 जून 2026 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो सही उत्तर है आपका 12वां। 21 जून 2026 को पूरे विश्व में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अत्यंत उत्साहपूर्वक मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 में इसे मान्यता मिलने के बाद 2015 से इसे विश्व भर में प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुख्य थीम स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग रखी गई है। यह थीम विशेष रूप से बुजुर्गों और बढ़ती उम्र के लोगों के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तत्काल उंगलियों के निशान की पहचान के लिए किस नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप है अभिज्ञान ऐप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के तहत अत्याधुनिक अभिज्ञान ऐप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य जमीन पर तैनात फील्ड पुलिस अधिकारियों को सीधे सहायता प्रदान करना है। यह ऐप पुलिस को संदिग्धों और अपराधियों की मौके पर ही तत्काल उनकी उंगलियों के निशान फिंगरप्रिंट से सटीक पहचान करने की सुविधा देता है। यह तकनीकी प्रगति अपराध नियंत्रण और त्वरित न्याय प्रणाली की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व बैंक ने किस राज्य में भूजल के गिरते स्तर को सुधारने और जल प्रबंधन के लिए चलाई जा रही जल संरक्षित परियोजना हेतु 4,000 करोड़ की ऋण को मंजूरी दी है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी हरियाणा। विश्व बैंक ने हरियाणा राज्य में व्याप्त गंभीर भूजल संकट को दूर करने के लिए 4,000 करोड़ 480 मिलियन का बड़ा ऋण मंजूर किया है। इस परियोजना की कुल लागत 5,714 करोड़ है, जिसमें शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इसकी अवधि 2026 से 2032 तक निर्धारित है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना, वर्षा जल संचयन करना और अत्यधिक भूजल दोहन वाले डार्क जोन में जलस्तर का सुधार करना है। हरियाणा का एक बड़ा कृषि क्षेत्र भूजल पर अत्यधिक निर्भर है, अतः यह परियोजना राज्य के किसानों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 19, 1 और 21। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए
सुरक्षित फुटपाथ पर चलने का अधिकार आम नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया है। संवैधानिक आधार कोर्ट के अनुसार यह अधिकार सीधे तौर पर अनुच्छेद 19(1)(d) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद घूमने की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार का आंतरिक हिस्सा है। यह दूरगामी फैसला 19 जून 2026 को जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंद्रकर की पीठ ने सुनाया। इस निर्णय से शहरी नियोजन और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के प्रति राज्य सरकारों की जवाबदेही तय होगी। अगला प्रश्न है आपका कि किस देश के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, बोलीविया। जून 2026 में बोलीविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने देश में जारी गंभीर आर्थिक संकट और व्यापक हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया है। बोलीविया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। इस देश की 2 राजधानियां हैं, सुक्रे संवैधानिक राजधानी और ला पाज प्रशासनिक राजधानी। आपातकाल का उद्देश्य देश में कानून व्यवस्था को पुनः स्थापित करना और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं भारत की दीप्ति शर्मा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार स्पिन ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली विश्व की नंबर 1 गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने ये ऐतिहासिक उपलब्धि जून 2026 में इंग्लैंड में खेले जा रहे आईसीसी महिला T20 विश्व कप के दौरान हासिल की। पाकिस्तान के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मैच में उन्होंने महज 10 रन देकर 5 विकेट चटकाने का शानदार कारनामा किया। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में कहां राष्ट्रीय राजधानी के पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित और समर्पित महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, दिल्ली। 19 जून 2026 को दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा ने संयुक्त रूप से दिल्ली के पहले पूर्णकालिक महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। यह पुलिस स्टेशन उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में स्थित है। इस पुलिस स्टेशन की सबसे बड़ी विशेषता इसका 100% महिला स्टाफ होना है। यहाँ स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ से लेकर सभी 10 जांच अधिकारी, ड्यूटी ऑफिसर और कांस्टेबल पदों पर केवल महिला पुलिसकर्मियों की ही नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में शैक्षणिक उत्कृष्टता, पर्यावरण और सुरक्षा मानकों के बेहतर प्रबंधन के लिए 174 ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना। जून 2026 में उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद ने एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह एक साथ 4 अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन प्रमाण पत्र हासिल करने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। यह प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उसकी शैक्षणिक उत्कृष्टता, उच्च स्तरीय पर्यावरण संरक्षण और कड़े सुरक्षा मानकों के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध वार्षिक अंबुबाची मेला हर वर्ष भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित होता है असम में। अंबुबाची मेला हर साल जून के महीने में असम राज्य में आयोजित किया जाता है। यह मेला गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित ऐतिहासिक और शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर में 4 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। यह मेला मुख्य रूप से देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जो नारीत्व का सम्मान करता है। इस दौरान क्षेत्र में मानसून के आगमन और पृथ्वी की प्रजनन क्षमता का भी विशेष उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सही उत्तर है आपका डी, भारत। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जर्मनी के सुहल शहर में किया। इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता की पदक तालिका में भारत कुल 25 पदक जीतकर समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर रहा है। भारतीय युवा निशानेबाजों ने इस चैंपियनशिप में अपना दबदबा दिखाते हुए शानदार प्रदर्शन किया। पदकों का विवरण: भारतीय दल ने कुल 7 स्वर्ण, 8 रजत और 10 कांस्य पदक अपने नाम किए। हाल ही में कौन सा देश भारत के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 27वें सदस्यों के तौर पर शामिल हुआ है? तो सही उत्तर है आपका सी, बांग्लादेश।
पड़ोसी देश बांग्लादेश हाल ही में भारत के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का आधिकारिक तौर पर 27वां सदस्य देश बन गया है। इस अलायंस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का प्रभावी रूप से संरक्षण करना है। इस संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2023 में की गई थी। इसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। हाल ही में कनाडा में आधिकारिक रजिस्ट्रेशन हासिल करने वाली भारत की पहली सीमा पार पेमेंट कंपनी कौन सी बनी है? तो सही उत्तर है आपका स्काइडो। बेंगलुरु स्थित क्रॉस बॉर्डर सीमा पार पेमेंट प्लेटफॉर्म कंपनी स्काइडो ने कनाडा में आधिकारिक रजिस्ट्रेशन हासिल कर लिया है। इसके साथ ही स्काइडो कनाडा में रेगुलेटरी अप्रूवल हासिल करने वाली भारत की पहली सीमा पार कंपनी बन गई है। स्काइडो ने बैंक ऑफ कनाडा से खुदरा भुगतान गतिविधि अधिनियम के कड़े मानकों के तहत यह पंजीकरण प्राप्त किया है। यह उपलब्धि इसे भारत के बाहर किसी भी विदेशी क्षेत्र में नियामक मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फिनटेक कंपनी बनाती है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में 12वीं भारत यूरोपीय संघ मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो यह आयोजित हुई है नई दिल्ली में। 12वीं भारतीय यूरोपीय संघ मानवाधिकार बैठक का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में सफलतापूर्वक किया गया। यह महत्वपूर्ण कूटनीतिक संवाद 24 जून 2026 को आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि 20 जून 2026 में कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था किस दर्रे से होकर चीन में दाखिल हुआ है? तो सही उत्तर है आपका नाथुला दर्रा। 20 जून 2026 को पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था सिक्किम स्थित नाथुला दर्रे से होकर चीन की सीमा में दाखिल हुआ। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने पर्यटन मंत्री सेरिंग थेंडू भूटिया की मौजूदगी में इस जत्थे को भारत चीनी सीमा से रवाना किया। इस पहले जत्थे में कुल 44 तीर्थयात्री, 32 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल थे। यात्रा के लिए सहायक और चिकित्सा स्टाफ को मिलाकर दल के सदस्यों की कुल संख्या 47 थी। नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। अगला प्रश्न है आपका कि दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 लिस्ट में किस देश के लाइन साइन सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सही उत्तर है आपका सी चीन। जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित प्रतिष्ठित वैश्विक कंप्यूटिंग सम्मेलन में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 रैंकिंग जारी की गई। इस सूची में चीन के लाइन साइन सुपर कंप्यूटर को दुनिया का सबसे तेज और शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। चीन की इस प्रणाली ने अमेरिका के एल कैप्टन सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। तो ई के बाद ये एल है, ठीक है। यह साल 2017 के बाद पहली बार है जब किसी चीनी सुपर कंप्यूटर ने इस प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में वापस शीर्ष स्थान हासिल किया हो। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में किस देश के एडिनबर्ग में शैल चिकित्सा सर्जरी के जनक महर्षि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह किया गया है स्कॉटलैंड में। यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा माने जाने वाले देश स्कॉटलैंड के शहर एडिनबर्ग में शल्य चिकित्सा सर्जरी के जनक महर्षि सुश्रुत की एक भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा को एडिनबर्ग के ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग के प्ले फेयर ऑडिटोरियम में बड़े ही सम्मान के साथ स्थापित किया गया है। यह संस्थान दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े सर्जिकल संस्थानों में से एक माना जाता है। स्कॉटलैंड के वर्तमान प्रमुख जॉन स्विनी है। इसकी राजधानी एडिनबर्ग है और मुद्रा स्कॉटिश पाउंड है। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में किस राज्य की विधानसभा ने कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेघदातु बांध परियोजना के विरोध में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी तमिलनाडु। 19 जून 2026 को तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय द्वारा कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेघदातु बांध परियोजना के विरोध में सरकारी प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव को विधानसभा में सभी दलों ने सर्वसम्मति से पारित किया। मेघदातु परियोजना कर्नाटक सरकार की 9,000 करोड़ की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर रामनगर जिले में कावेरी और अर्कवती नदी के संगम पर बनाई जानी प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य बेंगलुरु की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करना और 400 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न करना, लेकिन तमिलनाडु इसका कड़ा विरोध पानी की कमी के डर से कर रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में फीफा ने कामकाज के नियमों और बाहरी हस्तक्षेप के उल्लंघन के कारण किस देश के
ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। जैसा कि इसमें नाम लिखा है वो तो आप पहचान ही गए होंगे, नाम में ही देश का नाम है तो नेपाल। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने नेपाल के ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन एएनएफए को सस्पेंड निलंबित कर दिया है। यह कड़ा फैसला कामकाज के नियमों के गंभीर उल्लंघन और खेल संघ में बाहरी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र सरकार द्वारा हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक घटना की याद में घोषित किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा। केंद्र सरकार द्वारा हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। यह दिन मुख्य रूप से 25 जून 1975 को देश में लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल की दुखद ऐतिहासिक घटना की याद में घोषित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा देश पर यह आपातकाल थोपा गया था जो 21 महीने तक चला था। इस दौर को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे बड़ा काला अध्याय माना जाता है, जिसमें नागरिक अधिकारों का भारी हनन हुआ था। देखिए बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये नाम मुझे थोड़ा गलत लगता है। इसमें अगर आप एक शब्द जोड़ दें, संविधान हत्या निषेध दिवस, ठीक है, तो सही लगता है। अब हत्या दिवस क्या है, कोई अर्थ नहीं निकलता। कौन सुझाव दिया और किसने सुन लिया और किसने अपना लिया, बहुत ही एकदम दुर्गति वाली बात है। अगर इसमें संविधान हत्या निषेध दिवस होता तो कोई लॉजिक बनता था। अब ये कोई एकदम निगेटिव चीज है। उम्मीद करते हैं भविष्य में इसमें निषेध शब्द जुड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका कि एपीईडा ने कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने किस फ्लैगशिप एक्सपोर्ट एक्सेलरेशन प्रोग्राम का पहला बैच सफलतापूर्वक पूर्ण किया है? तो सही उत्तर है आपका भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडा ने कृषि खाद्य निर्यात को तेजी से बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रोग्राम चलाया है। इस फ्लैगशिप एक्सपोर्ट एक्सेलरेशन प्रोग्राम का नाम भारती है, जिसका पहला बैच हाल ही में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। भारती का पूर्ण रूप है भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनोवेशन। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय फूड स्टार्टअप्स में एक्सपोर्ट फर्स्ट की सोच विकसित करना और उन्हें प्रशिक्षण देकर वैश्विक स्तर पर सफल निर्यातक बनाना है। अगला प्रश्न है आपका कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत में प्रवेश बिंदुओं पर इबोला वायरस की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग को आसान बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? और सही उत्तर है आपका एयर सुविधा 2.0। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत के विभिन्न प्रवेश बिंदुओं, हवाई अड्डों आदि पर यात्रियों की इबोला वायरस के लिए स्वास्थ्य स्क्रीनिंग को आसान और तेज बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए मंत्रालय द्वारा एयर सुविधा 2.0 नाम का एक उन्नत पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस महत्वपूर्ण पोर्टल को 25 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर यात्रियों की सुविधा और देश के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए शुरू किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में बरगुंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट में किस कंपनी ने लगातार 5वें साल भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जून 2026 में प्रतिष्ठित बरगुंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत की शीर्ष निजी कंपनियों का मूल्यांकन किया गया। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज का कुल मूल्यांकन 19.36 लाख करोड़ आंका गया, जो कि सूची में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों के जन्म और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस वित्तीय वर्ष हेतु मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 के नए चरण की शुरुआत की है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, वर्ष 2026-27। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 के नए चरण की शुरुआत की है और इस नए चरण में 25,000 की वित्तीय सहायता सुनिश्चित की गई है, 15,000 से बढ़ाकर 25,000, और ये कुल 6 चरणों में दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि 7.2 और 7.5 तीव्रता के विनाशकारी लगातार भूकंपों के बाद किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? तो सही उत्तर है आपका वेनेजुएला। वेनेजुएला में हाल ही में एक भूकंप आया और उसके बाद देश में आपातकाल की घोषणा हुई।
इन शक्तिशाली झटकों को पिछले एक सदी 100 साल में वेनेजुएला में आया सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है, जिसने वहां भारी तबाही मचाई है। इसके तहत गैर जरूरी गतिविधियों को रोकने और सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में विमोचित पुस्तक द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स किसकी किताब है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। यह एक अत्यंत प्रेरणादायक संस्मरण है। यह चर्चित पुस्तक भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह द्वारा लिखी गई है, जिसका विमोचन जून 2026 में किया गया। यह सैन्य नेतृत्व, संघर्ष और अंतरिक्ष व रक्षा के क्षेत्र में भारत की बढ़ती आकांक्षाओं पर गहरा प्रकाश डालती है। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में उत्तर बंगाल, असम और आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित भवैया लोक परंपरा पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये विमोचन किया है सीपी राधाकृष्णन ने, हमारे उपराष्ट्रपति। जून 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक मुख्य रूप से उत्तर बंगाल, असम और उसके आसपास के क्षेत्रों की अत्यंत प्रसिद्ध भवैया लोक परंपरा पर आधारित है। इसके लेखक हैं लोकसभा सांसद डॉक्टर जयंता कुमार राय और सुश्री संगीता राय। ये पुस्तक इस क्षेत्र की समृद्ध लोक संस्कृति, गायन शैली को संरक्षित करने एवं लोगों तक पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास है। अगला प्रश्न है आपका कि किस राजनेता ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल किया है? तो सही उत्तर है आपका अबी अहमद। उनकी राजनीतिक पार्टी प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने देश में हुए संसदीय चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की है। अगला प्रश्न है आपका, एक चीज और इसमें है कि अबी अहमद को उनके पिछले कार्यकाल में शांति प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका कि पासपोर्ट सेवा दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया? सही उत्तर है आपका 24 जून। भारत में प्रतिवर्ष 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये विशेष दिवस मुख्य रूप से पासपोर्ट अधिनियम 1967 के लागू होने की स्मृति में आयोजित किया जाता है। इस दिन विदेश मंत्रालय द्वारा देश भर में पासपोर्ट सेवा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के उत्कृष्ट कार्यों को सराहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि नाविक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 25 जून को। नाविक दिवस प्रतिवर्ष 25 जून को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत सबसे पहले वर्ष 2011 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा की गई थी, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है आपका कि भारत ने गगन नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके पहली बार इंडिगो के किस जेट विमान की उदयपुर में सफल लैंडिंग कराई है? तो सही उत्तर है आपका एयरवेज A320। इंडिगो एयरलाइंस के एयरवेज A320 विमान ने ग्राउंड रेडियो की मदद के बिना केवल स्वदेशी गगन सिस्टम से उदयपुर में सफल लैंडिंग की है। ये भारतीय विमानन क्षेत्र में एक बहुत बड़ी स्वदेशी तकनीकी छलांग है। गगन का पूरा नाम है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। इस बेहद उन्नत विमान नेविगेशन प्रणाली को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मिलकर विकसित किया है। अगला प्रश्न है आपका कि जुलाई 2026 में किसने कोलंबिया के नए राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो सही उत्तर है आपका जेमे एवेलाडो। जेमे एवेलाडो ने दक्षिणी अमेरिकी देश कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जुलाई 2026 में उन्होंने आधिकारिक रूप से कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पद संभाल लिया है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है और यहाँ की आधिकारिक मुद्रा कोलंबियन पेसो है। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच हुए समझौते के तहत किस वर्ष के ऐतिहासिक अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने पर सहमति बनी है? तो यह समझौता हुआ है 1994 के समझौते पर। राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने दशकों पुराने पानी के विवाद को हमेशा के लिए सुलझाते हुए 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को जमीनी पर स्तर पर उतारा है। इसके लिए हाल ही में दोनों राज्यों के बीच एक नए महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्री अमित शाह के मध्यस्थता में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अपर यमुना रिवर बोर्ड UYRB केंद्र सरकार ने साल 1995 में 5 राज्यों यूपी, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच यमुना जल के उचित आवंटन के लिए 1994 के समझौते के तहत इस बोर्ड का गठन किया था। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में
पीएम फैमिली केयर ट्रैकर डैशबोर्ड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है गुजरात में। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात राज्य में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पीएमएफसीटी डैशबोर्ड के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट का शुभारंभ गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में किया गया। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को सीधे जमीनी स्तर पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने में मदद करेगा। इसके साथ ही यह योजनाओं की प्रगति को सही तरीके से ट्रैक करने में भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जुलाई 2026 में किस राज्य के पुरी में पारंपरिक भव्यता के साथ भगवान जगन्नाथ की देव स्नान यात्रा शुरू हुई है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा के ऐतिहासिक शहर पुरी में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक देव स्नान यात्रा बड़ी भव्यता के साथ शुरू हुई। धार्मिक मान्यता है कि इस वार्षिक स्नान अनुष्ठान के बाद भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 14 दिनों के लिए अनासार में चले जाते हैं, यानी कि एकांतवास में। मान्यता है कि अधिक स्नान के कारण भगवान बीमार पड़ जाते हैं और वे एकांतवास में आयुर्वेदिक उपचार से ठीक होते हैं, जिसके बाद भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं और राज्यपाल रघुवर दास हैं। तो आज का कंटेंट यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स बताइएगा और आज का ये सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल बने हुए हैं और वहाँ पर हम आपको बहुत सारी जानकारी और अच्छा कंटेंट स्टडी के लिए उपलब्ध कराते हैं। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो यूपी SSC पीईटी एग्जाम और लोअर पीसीएस बैच में ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। साथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ बैच में भी ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, अपने एग्जाम का नाम लिखिए और आपको हम पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।